स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अब आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। पर्यावरण को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया था 19 फरवरी 2021 को कि वो प्रतिदिन एक पौधा लगाएंगे। आज एक साल इस संकल्प को पूरा हो चुका है। अमरकंटक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ आज ही के दिन एक पौधा लगाया था और उसके बाद जो है पूरे प्रदेश में उन्होंने पौधारोपण की शुरुआत की थी। और मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक जो पौधे हैं वो इसी पार्क में लगाए हैं। लगभग इन पौधों को भी जो है एक साल पूरा हो चुका है। ये पौधे, ये गार्डन आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये गार्डन है। और प्रतिदिन मुख्यमंत्री एक पौधा लगाते हुए नजर आते थे। हर दिन एक पौधा लगाने के संकल्प को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर परिस्थितियों में पूरा किया है। प्रतिदिन एक पौधा जो है जरूर लगाएं पर्यावरण को बचाने के लिए। और वर्तमान में जो कोविड के दौरान स्थितियां उत्पन्न हुई थी वो स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, ये संकल्प मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता को दिलाया था। और एक बार फिर से वो इस संकल्प को अब दोबारा दोहराने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता से यही अपील कर रहे हैं कि आप प्रतिदिन एक पौधा जरूर लगाएं। ये संकल्प अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज पूरा हुआ है एक साल, और अब दोबारा जो है वो इस संकल्प को दोहराने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना और संकल्प था कि देश में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। स्वच्छता की नजीर इंदौर शहर ने पेश की। लगातार 5 बार इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 रहा। लेकिन अब इंदौर शहर एक और उपलब्धि के लिए जाना जाएगा, जहां एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, कचरे से बनने वाली गैस का प्लांट का आज लोकार्पण है। इस लोकार्पण के जरिए ये वो मैसेज है जो कि कहा जा सकता है कि कचरे से भी धन कमाया जा सकता है। इस वक्त मैं कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हूं और आप देखिए कि ये वो सीएनजी प्लांट है जो कि तकरीबन 150 करोड़ की लागत से बनाया गया था। 16 एकड़ के अंदर यहाँ ये प्लांट बनाया गया है। पीछे जो पहाड़ अगर आपको नजर आ रहा होगा तो 15 साल पहले जब मैं यहाँ से गुजरता था तो यहाँ कचरे का इसी तरह का एक बड़ा सा अंबार नजर आता था। लेकिन अब यहाँ कचरे का कोई पहाड़ नजर नहीं आता। यहाँ नजर आता है तो ये बायो सीएनजी प्लांट, जिसमें रोजाना तकरीबन 1700 लीटर गैस बनाई जाएगी और ये गैस रोजाना 400 बसों को संचालित करेगी। इंदौर शहर की 400 बसें उससे संचालित होंगी। इस सीएनजी प्लांट की खासियत ये है कि इस सीएनजी प्लांट में किसी भी तरह का वेस्ट नहीं होगा। ये वेस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ऐसा बायो सेपरेशन प्लांट बनाया गया है जिसमें गैस बनाने के बाद में जो इम्प्योरिटीज रहती है उन्हें हटा दिया जाएगा और उसके जरिए उस गीले कचरे को 45 दिन में प्रोसेस करके यहाँ से खाद भी बनाई जाएगी। जाहिर सी बात है, बड़ा उपलब्धि है इंदौर शहर के लिए, गर्व की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नजीर पेश करता है पूरे देश के लिए कि जो कचरा है उसका उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है। नेचुरल गैस यानी बायो गैस बनाई जाएगी जिससे गाड़ियां चलेंगी, खाद जिससे खेतों में उपजता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री का एक सपना साकार हुआ। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि स्वच्छता में नंबर 1 होंगे, पर्यावरण को सुधारेंगे। आज इस लोकार्पण के वक्त तुलसी भाई मेरे साथ में मौजूद है। तुलसी भाई, जिस तरह की स्थिति जी, अब बहुत मैं कहता हूं कि देश के राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, मां अहिल्या की नगरी में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में स्वच्छता हो, पर्यावरण हो, एक ऐतिहासिक काम किया है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका अधिकारियों के साथ आम नागरिक के भाइयों और बहनों की, मैं उनको बधाई और आभार मानता हूँ। क्या ये दूसरे शहरों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा? पूरे प्रेरणा बनेगा देश में। तो ये थे तुलसी सिलावट, जिन्होंने सीधे तौर के ऊपर कहा कि ये एक प्रेरणा बनेगा आने वाले समय के लिए, पूरे देश के लिए और हर शहर के लिए। देवगोराड़िया पर इस वक्त में मौजूद हो और ये वही देवगोराड़िया है जहां जो पीछे आपको पहाड़ दिख रहा है, इसी तरह का कचरे का एक बड़ा पहाड़ नजर आता था क्योंकि ये ट्रेंचिंग ग्राउंड हुआ करता था। इस ट्रेंचिंग ग्राउंड पर अथक मेहनत और विजन के साथ एक बायो सीएनजी प्लांट बनाया गया है, जो बायो सीएनजी प्लांट तकरीबन 550 टन कचरे से खाद और गैस बनाएगा।
ये वही बसेस हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है कि 400 बसें ऐसी हैं इंदौर शहर की, जो कि इंदौर की लाइफलाइन कही जाती हैं सिटी बसेस, इन्हें सीएनजी प्रोवाइड करेगा। यानी कचरे से कमाई भी होती है, गैस भी मिलती है, गाड़ियां भी चलती हैं। ये कर दिखाया है इंदौर शहर में। ये बायो सीएनजी प्लांट तकरीबन 150 करोड़ की लागत से बनाया गया है और साथ ही साथ 15 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। पीछे की तरफ थोड़ी सी तस्वीरों में अगर हम नजर डालते हैं तो इस बायो सीएनजी प्लांट के अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, जहां पर कि गीला और सूखा कचरा अलग किया जाता है। गीले कचरे को प्रोसेस करके उससे गैस तैयार की जाती है। उस बचे हुए रेसिड्यू में यदि कुछ इम्प्योरिटीज रहती है उन्हें सेपरेट किया जाता है और सेपरेशन करने के बाद में उसी कचरे से खाद भी बनाई जाती है। यानी आम के आम गुठलियों के दाम ये इंदौर शहर में इस बायो सीएनजी प्लांट ने करके दिखा दिया है। ये आने वाले वक्त के अंदर हर शहर के लिए एक नजीर पेश करेगा कि किस तरीके से कचरे से भी उपयोगिता निकाली जा सकती है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 पिछले 5 बार से है और 6ठी बार स्वच्छता में नंबर 1 का तमगा हासिल करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध नजर आता है। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने अब जो न्यू व्हीकल एक्ट है उसमें 9 माह से लेके 4 साल तक के बच्चे की सुरक्षा के लिए नए प्रावधान किए हैं। अब यदि 9 माह से लेके 4 साल के बच्चे को आप 2 पहिया वाहन में लेके चल रहे हैं तो बाकायदा उस बच्चे को एक हेलमेट छोटा पहनाना पड़ेगा। साथ ही जो ड्राइवर है उसे अपने बेल्ट के साथ एक विशेष बेल्ट जो होगी उसके साथ बांध के भी रखना पड़ेगा ताकि उन बच्चों की सुरक्षा हो सके। क्योंकि जिस तरीके से भारत देश में यहाँ पर 1-2 पहिया वाहन पे 4-4 बच्चों को लोग ढोते नजर आते हैं और सुरक्षा के किसी तरह का कोई उपाय नहीं होते हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने अब इन बच्चों की सुध लेते हुए न्यू व्हीकल एक्ट में ये प्रावधान किए हैं। तो एक तरह से आप बच्चों को जब भी देखेंगे कि कोई भी गाड़ी में बच्चे यदि जाते नजर आएंगे 2 पहिया वाहनों में, अमूमन ये रहता है कि परिवार में 2 या 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों के साथ अपनी पत्नी को लेकर लोग जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी सुरक्षा के प्रावधान या कोई भी नियमों का पालन नहीं करता है। तो ऐसे में यहाँ पर अब ये प्रावधान किए जा रहे हैं। आने वाले वर्ष में अब भारत देश में भी विदेशों की तर्ज पर छोटे बच्चों को हेलमेट पहनाना होगा यदि आप उन्हें 2 पहिया वाहन में लेके चल रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे एडिशनल एसपी यातायात से कि किस तरीके से इस नियम को अपनाने की कवायद की जा रही है। सर, जैसा कि छोटे बच्चों को 9 माह से 4 साल तक के बच्चों के लिए अब हेलमेट प्रावधान में किया गया न्यू व्हीकल एक्ट जो आने वाले समय में लागू हो सकता है और साथ ही उसको एक विशेष बेल्ट से भी बांधना पड़ेगा ताकि बच्चे की सुरक्षा हो सके। अभी ये नया एक्ट जरूर आया है लेकिन इसकी पहले हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये सिस्टम मतलब आपको अडॉप्ट करना है। उसके बाद फिर अगर कोई उसमें नहीं मानते हैं तो उसको वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जो ये बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ये निर्णय ले रही है क्योंकि कहीं ना कहीं यह भारत देश में जैसे 3 से 4 बच्चों को भी लेके 2 पहिया में जाया जा रहा है जिस पर अभी तक आपने या यातायात विभाग कहीं भी कार्रवाई नहीं करता है, बात चाहे मेट्रो सिटी की करें या राजधानी रायपुर की करें, तो कैसे लेंगे इसको? अब देखिए, हमारे जो अभियान चलते रहते हैं उसमें हम लोग जरूर वैधानिक उनके ऊपर करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी प्रकरण हैं कि जिसमें हमको बहुत बड़ी राशि का फाइन भी हुआ है। तो जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर अब नियमों में जिस तरीके से अगर न्यू व्हीकल एक्ट में प्रावधान किए गए हैं और आने वाले समय में अगर दिखता है तो यहाँ पर बाकायदा एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा और उसके बाद यातायात पुलिस सख्ती करेगी क्योंकि बच्चों की सर्वोपरि सुरक्षा सर्वोपरि है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार अब यहाँ पर बच्चों की जो 2 पहिया वाहन में चलते दिखाई देते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने जा रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एटीएम लूटकांड में 9 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। आपको बता दें कि 11 फरवरी को लूट की ये वारदात सामने आई थी और एक गार्ड की हत्या लुटेरों ने की थी, लेकिन घटना वारदात के 9 दिन के बाद भी
पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो ताज़ा अपडेट जो है मामले में कि कहीं ना कहीं पुलिस को अब जाकर लुटेरों की स्पष्ट तस्वीरें जो हैं वो मिली हैं और सीसीटीवी की ये तस्वीरें आम लोगों के लिए जारी की गई हैं और लोगों से पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर वो इन लुटेरों की जानकारी पुलिस को देते हैं तो कहीं ना कहीं गोपनीय रखा जाएगा। इसके साथ ही 30,000 का जो इनाम है वो उन्हें दिया जाएगा। तमाम प्रयास जो है वो कई टीमें पुलिस की कर रही हैं। आसपास के ज़िलों में भी पुलिस की टीमों ने दबिश दी थी लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो वारदात घटना स्थल है वहाँ के जो CDR है मोबाइल टावर्स की उसको भी पुलिस खंगाल रही है और लगातार प्रयास है कि कहीं ना कहीं इस मामले को सुलझाया जा सके। इसके साथ ही जो आसपास के राज्य हैं जहां इस तरीके की वारदात हुई हैं उनके भी संपर्क में जबलपुर पुलिस है और लगातार प्रयास जबलपुर पुलिस का है कि इस मामले का जल्द खुलासा हो सके। ये बताइए, परिवहन मंत्रालय ने एक नियम निकाला है कि छोटे बच्चों को जो है हेलमेट लगवाना है और या तो बेल्ट रहे उनका सेफ्टी का जो आपके साथ बना रहे। इसकी जानकारी है आपको? सर अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है और ना ही अभी ऐसा कोई हमें कोई विज्ञापन या ऐसा कोई ऐड के माध्यम से अभी तक कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। मगर क्या कहेंगे सेफ्टी के हिसाब से? सर ये तो बहुत अच्छा एक नियम हो जाए बनेगा जो कि बच्चों की सेफ्टी बहुत आवश्यक है क्योंकि हर माँ बाप चाहेंगे कि उनका बच्चा सेफ और सुरक्षित रहे। कितने साल के हैं आप? मेरा बेटा 4 साल का है। जी सर सही। ये बताइए, परिवहन मंत्रालय ने एक नियम बनाया है, नया संशोधन किया छोटे बच्चों के लिए कि या अगर इनको जब आप घर से लेके निकले तो इनको एक हेलमेट लगाएं या फिर जो बेल्ट होता है सेफ्टी का उसको लगा के चलें। तो ऐसी कोई जानकारी आपको है या नहीं? नहीं, मुझे अभी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी कोई जानकारी किसी भी समाचार पत्र या माध्यम से नहीं पता? नो। ये बताइए, परिवहन विभाग ने मंत्रालय ने एक नियम बनाया छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए। आप जब इनको लेके निकले तो उनको हेलमेट लगाएं या सेफ्टी बेल्ट के साथ लेके निकले, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल अभी नहीं है, फिलहाल तो मुझे नहीं है। क्या लगता है नियम कैसा रहेगा? बच्चों के लिए जो सोच अच्छा रखे तो अच्छा ही होंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने परिवहन नियमों में कुछ संशोधन किया है। ये नियम जो है वो सड़क सुरक्षा समितियों के सुझाव पर नितिन गडकरी ने बनाए हैं। नियमों के तहत जो छोटे बच्चे 9 माह से लेकर 4 साल तक के बच्चे हैं, जब वो अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ बाइक से सफर करेंगे तो उनको हेलमेट लगाना होगा या फिर परिजनों को एक सेफ्टी बेल्ट के साथ उस बच्चे को बांधना होगा ताकि बच्चे जो है वो सड़क दुर्घटना से सुरक्षित रह सकें। जब हमने लोगों से इस पर रिएक्शन जाना तो लोगों का कहना है कि ये एक अच्छी पहल है लेकिन इसकी जानकारी उनको अभी इस नियम की जानकारी नहीं है। वहीं जब हम हाईवेज पे देखते हैं तो लोग खुद हेलमेट नहीं लगाते, तो किस तरह वो छोटे बच्चों को हेलमेट लगवाएंगे, सेफ्टी बेल्ट से सुरक्षित करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और कितनी जागरूकता इस नियम को लेकर लोगों के अंदर आती है ये देखने वाली बात होगी और ये नियम सरकार का कितना कामयाब होता है ये भी जो है वो देखने वाली बात होगी। के रामघाट में पिछले वर्ष इसी रामघाट से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नर्मदा किनारे पौधारोपण का कार्य शुरू किया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नर्मदा उद्गम का क्षेत्र है और यहीं से मुख्यमंत्री ने अपना जो पौधारोपण का कार्यक्रम है वो शुरू किया था। और आप देख भी पा रहे होंगे कि जो पौधे लगे थे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, चूँकि मुख्यमंत्री की पहल थी कि नर्मदा के किनारे पौधा का वृक्षारोपण किया जाए, वृक्षों को बढ़ाया जाए ताकि नर्मदा को सुरक्षित किया जाए, साथ ही जो पर्यावरण है उसको भी सुरक्षित किया जाए। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य चलाया गया था जिसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये वृक्ष देख पा रहे होंगे, नारियल का वृक्ष है जो इस तट के किनारे पे लगाया गया है। पिछले वर्ष इसका रोपण हुआ था जो इतना बढ़ चुका है और इसी के साथ ही कई अन्य पौधे हैं जिन्हें यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा लगाया गया था। साथ ही जो मुख्यमंत्री के साथ लोग थे उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, जिसका नतीजा यह है कि अब कहीं ना कहीं नर्मदा के किनारे हरियाली जो है वो दिखने लगी है और लोगों ने जो इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में जो हिस्सा लिया था उसका भी कहीं ना कहीं अब जो लोगों का वृक्षारोपण कार्य था वो दिखने लगा है, वृक्ष दिखने लगे हैं। तो ये कहा जा सकता है
कि मुख्यमंत्री ने जो पहल किया था कि नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण किया जाए, साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण किया जाए ताकि मध्य प्रदेश की जो वातावरण हो वो शुद्ध हो सके और साथ ही जो नर्मदा है वो सुरक्षित हो सके, क्योंकि नर्मदा को मध्य प्रदेश का जीवनदायिनी नदी कहा जाता है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी सजग है और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से नर्मदा को बचाया जाए, जो उसके किनारे पौधे लगाए जाएं ताकि नदी को सुरक्षित किया जाए। उसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने अमरकंटक से पौधारोपण का कार्य शुरू किया था और आज वो पौधे साल भर में काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिसका सराहना लोग भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल कही जा रही है। आधुनिक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हुनर है तो कदर है वाली प्रथा जारी है। भले ही साइंस ने, देश ने कितनी भी तरक्की कर ली हो और जो किचन की जगह वो प्लास्टिक की वस्तुओं ने ले ली हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आप देख सकते हैं कि पत्थर की जो हुनर है उसकी कदर वाली कहावत यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है। ये देख सकते हैं आप, कारीगर यहाँ पर बैठे हैं और पत्थर पर अपने हुनर के दम पर ये सिलबट्टे को अंतिम रूप दे रहे हैं। वहीं अगर इस चक्की की बात करें तो प्राचीन क्षेत्रों में पुराने ज़माने में महिलाएं हाथ से आटा पीसा करती थी, जिसकी ये चक्की आज भी गवाही दे रही है। वहीं भले ही किचन में आज मिक्सी ने अपनी जगह बना ली हो, लेकिन ये सिलबट्टे का काम ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पत्थर के सिलबट्टे प्रयोग किए जाते हैं। वहीं चाहे प्लास्टिक की चकोटी हो, चाहे लकड़ी की चकोटी बेलन हो, लेकिन पत्थर पर अगर कलाकारी देखना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में आकर ये देख सकते हैं आप कि कितने हुनर है तो कदर है वाली बात से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आप ये हुनर कहाँ से सीखा, क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल सिंह जी, कब से कर रहे हैं आप ये तो बचपन से ही कर रहे हैं। कितनी पीढ़ियों से ये काम? ये तो पीढ़ी की चली आ रही है, बनाते बनाते। अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते? हाँ, हो रहा पत्थर में। पत्थर में अपने परिवार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, पढ़ भी रहा है और पत्थर बना रहा है। पत्थर बना रहे। कितना रुपए कमा लेते हैं आप? ये 400-500 रुपए रोज कमा लेते हैं। हाँ। गुजर बसर अच्छे से हो जाती है? कहाँ हो रही है गुजर, कहाँ हो रही है साहब, जब तो देख सकते हैं आप, इनका हालांकि कहना है कि गुजर बसर तो नहीं हो रही है, लेकिन आज भी हुनर है तो कदर है वाली कहावत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेजी से जारी है और अपने परिवार का पालन पोषण भी ये लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर आज धर्मनगरी उज्जैन पहुंचेंगे। वे यहां पर इस्कॉन मंदिर में ठहरेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्कॉन मंदिर के गेस्ट हाउस के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहां पर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है। आरएसएस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी यहां मौजूद हैं। डॉक्टर मोहन भागवत अपनी 4 दिन की यात्रा के दौरान यहां पर मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आने वाले 3 वर्ष की संगठन की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेंगे, रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही वे यहां पर 22 तारीख को चिंतामन मार्ग पर विद्या भारती के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत जब यहाँ 4 दिन रहेंगे तो सत्ता और संगठन के कई दिग्गज नेताओं के यहाँ आने की संभावना बनी हुई है।